हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जब कभी हम न्यूक्लियर डिजास्टर की बात करते हैं तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी की वो घटना याद आ जाती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाल दिया था। चंद मिनटों में दोनों शहर जलकर राख हो गए थे। इसके साथ ही अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया और जापान को कभी ना भरने वाला जख्म दे दिया। लेकिन केवल जापान में हुई परमाणु तबाही ही एकमात्र और सबसे बड़ी तबाही नहीं है। एक ऐसा न्यूक्लियर डिजास्टर है जो कि हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही से कई गुना ज्यादा है। आज हम बात करने वाले हैं चेरनोबिल में हुई परमाणु तबाही की। पहले मैं चेरनोबिल के बारे में बता देता हूँ कि चेरनोबिल है क्या। चेरनोबिल एक न्यूक्लियर प्लांट का नाम है और ये यूक्रेन के प्रिप्याट शहर में मौजूद है। ये घटना है सन 1986 की। उस समय यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे न्यूक्लियर वेपन मतलब परमाणु हथियारों का कंपटीशन किसी से छुपा नहीं है। दोनों देशों में परमाणु हथियारों को बढ़ाने में होड़ लगी हुई थी ताकि पूरी दुनिया में वो अपनी ताकत का दबदबा कायम रख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेरनोबिल में हुआ हादसा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हादसा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका प्रभाव यूक्रेन से होते हुए पूरे यूरोप और अमेरिका के पूर्वी तटों तक पहुंच चुका था। इस हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान बेलारूस को हुआ था क्योंकि हादसे में निकला 60% रेडियो एक्टिव एलिमेंट उड़कर बेलारूस के अंदर ही गिर गया था। चेरनोबिल में हुई तबाही के 5 मुख्य कारण थे। पहला, रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल लोड में कमियों का होना। दूसरा, रिएक्टर को कम एनर्जी पर चलाना। तीसरा, रिएक्टर को ठंडा करने वाले पानी का रिसाव। चौथा, ऑपरेटर की लापरवाही। और पांचवा, प्लांट में मौजूद सुरक्षा कर्मियों की सलाह न लेना। इस हादसे को समझने के लिए थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानना जरूरी है। बात करते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर काम कैसे करता है। सिर्फ 5 पॉइंट में इसे समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 फ्यूल यूज होता है। जब ये न्यूट्रॉन से टकराता है तो फ्यूजन होता है और बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सेकंड, जब बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वाटर वेपर्स बनती हैं। इन्हीं वाटर वेपर्स से टरबाइन को घुमाया जाता है और बिजली बनाई जाती है। थर्ड, फ्यूजन से बहुत एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बहुत हीट पैदा हो जाती है। तो इसी फ्यूजन को कंट्रोल करने के लिए कैडमियम से बनी हुई रोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये रोड्स न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करती हैं। जब रिएक्टर स्टार्ट करना होता है तो रोड्स ऊपर आ जाती हैं और जब रिएक्टर को बंद करना होता है तो इन रोड्स को नीचे कर दिया जाता है। फोर्थ, हीट को कंट्रोल करने के लिए कूलेंट का यूज किया जाता है। कूलेंट में हार्ड वाटर या ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ, इस प्रोसेस में हार्मफुल रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं। इन रेज से किसी को नुकसान ना हो इसलिए मजबूत शीट बनाई जाती है जो कि कंक्रीट और मेटल से बनी होती है। क्या हुआ था उस दिन? 26 अप्रैल को न्यूक्लियर प्लांट में एक टेस्ट होना था। उसमें पावर प्लांट अगर फेल हो जाए उस कंडीशन से संबंधित एक टेस्ट करना था। यह देखना था कि उस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद हो जाए तो बाकी इक्विपमेंट्स काम करते रहेंगे या नहीं। वह यह देखना चाह रहे थे कि उस कंडीशन में कितनी देर तक टरबाइन घूमता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। वह जानना चाहते थे कि उस बिजली की मदद से कितनी देर तक रिएक्टर को ठंडा रखने वाले कूलिंग पंपों और दूसरे इक्विपमेंट्स को चलाया जा सकता है। ये सारी तैयारी 25 अप्रैल को शुरू हो गई थी। रात में करीब 1:30 बजे टरबाइन को कंट्रोल करने वाले वाल्व को हटा दिया गया था। उसके बाद रिएक्टर को इमरजेंसी कंडीशन में ठंडा रखने वाले सिस्टम को भी बंद कर दिया गया। रिएक्टर में एक ऑटोमेटिक स्विच लगा होता है जो किसी तरह की इमरजेंसी कंडीशन में रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस को रोक देता है। साधारण भाषा में बोला जाए तो ये ऑटोमेटिक स्विच न्यूक्लियर फ्यूजन को रोक देता है। तुरंत ही उस स्विच को भी बंद कर दिया गया। बस उसके तुरंत बाद अचानक रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन का लगातार चलने वाला प्रोसेस काबू से बाहर हो गया। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि बहुत सारे कारणों में से एक कारण रिएक्टर का दोषपूर्ण डिजाइन और कंट्रोल लोड्स में कमियों का होना था। फ्यूजन से पैदा होने वाली गर्मी को काबू करने के लिए पानी का यूज किया जाता है। पानी फ्यूजन के दौरान पैदा होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सके। पानी के अंदर भाप का बुलबुला बनता रहता है। आमतौर पर अभी जो रिएक्टर का डिजाइन होता है उसमें व्यवस्था होती है कि भाप का बुलबुला ज्यादा बनने पर फ्यूजन का प्रोसेस धीमा हो जाए। लेकिन चेरनोबिल वाले रिएक्टर में एक कमी थी। आपको बता दें कि न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस फ्यूजन के प्रोसेस में नए न्यूट्रॉन बनते हैं। एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए कंट्रोल रोड्स का यूज किया जाता है। अगर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो फ्यूजन का प्रोसेस काबू से बाहर हो जाएगा और भारी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी जिससे रिएक्टर में शक्तिशाली विस्फोट होने से नहीं रोका जा सकता। एक रिपोर्ट के मुताबिक चेरनोबिल में जो रॉड इस्तेमाल किया गया था उसमें भी कमी थी। जांच के बाद यह पता चला कि रॉड जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे कम इस्तेमाल हुआ था। इससे रिएक्टर के अंदर विखंडन मतलब फ्यूजन का प्रोसेस काबू से बाहर हो गया। इससे थोड़े ही टाइम के अंदर 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए जिससे पूरे एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट्स और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई थी। रिएक्टर में यूज होने वाले फ्यूल्स की रॉड के परखच्चे उड़ गए थे। रॉड्स हवा में काफी ऊंचाई तक उछल गए।
जिससे एनवायरनमेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल फैल गया। शुरू में तो चेर्नोबिल में 56 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरीके से जल गए। फिर यह रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट आसपास के माहौल में पूरी तरीके से फैल गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नॉर्थ और ईस्ट यूरोप तक फैल गए थे। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 नागरिकों की मौत हो गई थी। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरीके से प्रभावित हो गया था। शुरुआत में सोवियत संघ की ओर से इस मामले की लिपापोती की कोशिश की गई। चूंकि रेडिएशन हवा में फैल चुका था, इसलिए उसको छुपाना मुश्किल था। रेडिएशन और राख स्वीडन के रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन तक पहुंच गया था। वह चेर्नोबिल से करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर था। हवा में सामान्य से 40% ज्यादा रेडिएशन पाए जाने पर स्वीडन की अथॉरिटी चौकन्ना हो गई। फिर स्वीडन की ओर से तफ्तीश की गई कि यह रेडिएशन कहां से आया। जब मॉस्को गवर्नमेंट से स्वीडन की ओर से पूछा गया कि कोई दुर्घटना हुई है, तब जाकर सोवियत संघ ने इसे स्वीकारा। अक्सर चेर्नोबिल को लेकर एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर कब तक चेर्नोबिल रहने लायक सुरक्षित हो जाएगा। एक शोध से पता चला है कि सबसे ज्यादा रेडिएशन से संक्रमित जगह रिएक्टर 4 है, इसलिए यह रिएक्टर 20,000 साल के बाद ही रहने लायक हो पाएगा। बहुत सारे लोग जापान पर गिरे परमाणु हथियारों की तुलना चेर्नोबिल में हुए डिजास्टर से करते हैं और कहते हैं कि अगर जापान के अंदर परमाणु बम गिरने के बाद भी वहां रहा जा सकता है, तो चेर्नोबिल पर क्यों नहीं। आमतौर पर एक परमाणु बम इस तरह से बना होता है कि जिससे वह एक टाइम में एक निर्धारित जगह पर अपनी सारी ताकत झोंककर तबाही मचा सके और इससे ज्यादा टाइम तक कोई भी जगह रेडिएशन के द्वारा उतना प्रदूषित नहीं होता है। लेकिन चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर रिएक्टर है और इससे निकला रेडियो एक्टिव मटेरियल मिट्टी के साथ मिल जाता है, तो वह लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट को रेडिएशन के द्वारा प्रदूषित करता रहता है। इसलिए चेर्नोबिल के अंदर आज भी रहना खतरे से खाली नहीं है। जब धमाका हुआ था तब सिर्फ 56 लोगों की जान गई थी, लेकिन धमाके के बाद लगातार फैलता हुआ रेडियो एक्टिव पदार्थ ने एनवायरनमेंट को काफी प्रदूषित कर दिया है, जिससे कई हजार लोगों की जान चली गई थी। अगर मैं चेर्नोबिल को एक बीहड़ इलाका कहूँ तो यह गलत नहीं होगा। हालांकि जब भी आप चेर्नोबिल के रिएक्टर को टीवी या दूसरी जगह से देखते हैं, तो वहाँ आपको हमेशा एक वीरान पड़ा शहर देखने को मिलेगा। यह वीरान पड़ा शहर चेर्नोबिल प्लांट से 10 किलोमीटर दूर प्रिप्याट शहर है। तो दोस्तों, ये थे चेर्नोबिल डिजास्टर के कुछ अनसुने फैक्ट्स जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।